So very good evening to both of you once again. And today we will be continuing our class with section number 91 of IPC 1860. IPC 1860, this is an act number 45 of 1860. It was enacted on 6th of October 1860, but was enforced from 1st January 1862. इसमें हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल सेक्शंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को कवर कर रहे हैं. जिसमें जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो जनरल एक्सेप्शन से डील करता है, इसके तो सारे ही जितने सेक्शंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं. तो सेक्शन 90 तक हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं. सेक्शन 91 देखिए क्या कहता है. एक्सकल्जन ऑफ एक्ट्स, यानी कि ऐसे एक्ट्स को बाहर कर देना, अलग रख देना. Which are offenses independently of harm cause. तो जो हार्म कॉज हुआ है उनके लिए वो इंडिपेंडेंटली अपने आप में ही अगर ऑफेंसेस हैं तो ऐसे एक्ट्स को सेपरेट रख देना. द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88, 89, ये तीनों सेक्शन में कौन सा वाला एक्सेप्शन था? जनरल एक्सेप्शन. इन तीनों सेक्शन में कंसर्ट से रिलेटेड जनरल एक्सेप्शन था. ओके, सो सेक्शन 87, 88, 89 और इसी के बाद में सेक्शन 90 का भी अभी मैंने आपको बताया था कि कंसेंट अगर अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ली गई है तो फिर जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. और वही बात यहाँ सेक्शन 91 में भी एक जनरल एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आ रही है. सेक्शन 87, 88 और 89 में जो भी एक्सेप्शन मिल रहे हैं वो कंसेंट की वजह से मिल रहे हैं, तो उनपे ये जनरल एक्सेप्शन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होगा. डू नॉट एक्सटेंड to acts which are offenses independently of any harm which they may cause. तो ऐसा कोई हार्म जो कि वो इंडिपेंडेंटली ही कॉज कर सकता है. इंडिपेंडेंटली का मतलब वो अकेले में ही जो एक्ट किया गया है वो एक्ट अपने आप में एक ऑफेंस है. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था 88 में कि डॉक्टर जब है ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने से पहले फॉर्म साइन करवाता है. तो क्या ऑपरेशन करना अपने आप में ऑफेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. ऑपरेशन करना कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन हाँ ऑपरेशन में जान जाने की या फिर किसी तरह की इन्फर्मिटी कॉज होने की रिस्क रहती है. इस वजह से वो पहले से साइन करवा लेते हैं, कंसेंट फॉर्म पे साइन करवा लेते हैं. पर ऑपरेशन करना अपने आप में तो कोई ऑफेंस नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें, कोई गर्भवती महिला है और उसका गर्भपात किया जाता है, यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन का मिसकैरेज किया जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है, तो क्या ये अपने आप में ऑफेंस है या नहीं? ये तो अपने आप में ऑफेंस है. डॉक्टर तो बोलते भी मैंने तो इनके इस लेडी के खुद की कंसेंट से इसका ना अबॉर्शन किया है और ये तो इनकी खुद की कंसेंट थी इसलिए. तो नहीं, ऐसी चीज में जो अपने आप में एक ऑफेंस है उस चीज को अगर आप कंसेंट के साथ भी करते हो तो भी उसमें फिर जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. यही बात सेक्शन 91 कहता है. जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है? जो कोई ऐसा एक्ट है वो एक्ट अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, बस उसमें रिस्क काफी रहती है. तो इस वजह से हमने रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कंसेंट ले ली पर्सन की. और जो अपने आप में ही ऑफेंस है, बोले कि भाई मैं आपकी तरफ गोली मारूंगा, बंदूक से गोली मारूंगा, आप अपनी कंसेंट दे दो. सामने वाले बोले हाँ मैं कंसेंट दे रहा हूँ, गोली मार दो. वो तो पता ही है गोली मारोगे तो मरेगा ही मरेगा पर्सन, वो तो श्योर है ना. तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जो अपने आप में पनिशेबल हो, अपने आप में हार्म कॉज करने वाला है, तो ऐसे में फिर जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ये बात सेक्शन 91 कहता है कि कंसेंट जो 87, 88, 89 में दी जा रही थी वो कंसेंट ऐसे ही एक्ट्स के लिए होनी चाहिए जो एक्ट्स अपने आप में कोई ऑफेंस ना हो. कोई मैजिशियन है, कोई अदर कोई जैसे कर्तव्य और नाटक वगैरह दिखाने वाला है, वो किसी तरह के जो एक्ट्स कर रहा है, नाटक दिखा रहा है, तो वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है. हाँ अपने थोड़ा सा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहती है, इस वजह से कंसेंट वाली बात आती है, बाकी नहीं. अगर अपने आप में ऑफेंस होंगे तो फिर उसमें कोई जनरल एक्सेप्शन या कंसेंट वाला क्लॉज नहीं ऐड होगा. तो वापस से एक बार रीड करते हैं. द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 do not extend to acts which are offenses independently, जो अपने आप में ही offenses हैं, of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause. तो अपने आप में ही वो ऑफेंसेस थे, तो ऐसे से या तो कोई हार्म किया जाए या हार्म किया जा सकता है या हार्म किया जाने की इंटेंशन रखी जाती है.
टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, जो कंसेंट दे रहा है उसको। अपने आप में ऑफेंस है तो कंसेंट लेने नहीं लेने का तो मतलब ही नहीं रह गया ना फिर। और हुज बिहाफ द कंसेंट इज गिवन, तो ये ऑन हुज बिहाफ किस में आता है? सेक्शन 89 में हमने देखा था कि जो माइनर होते हैं या जो इंसेंट कंडीशन वाले होते हैं, अनसाउंड माइंड वाले होते हैं, तो उनकी कंसेंट क्या होता है? गार्जियन से ली जाती है। तो वो चीज भी इसमें कवर नहीं होगी कि ना तो पर्सन की खुद की कंसेंट ना ही उसके गार्जियन की कंसेंट। क्यों? क्योंकि वो जो एक्ट है वो तो अपने आप में ही एक ऑफेंस है, तो जो अपने आप में ऑफेंस है तो उसमें कंसेंट से करना कोई उसका बेनिफिट नहीं दे पाएगा। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन को हम देख लेते हैं। जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी है, कॉजिंग मिस कैरेज। जस्ट होल्ड ऑन, एक फोन कॉल है। तो इस इलस्ट्रेशन को हम देख लेते हैं। कॉजिंग मिस कैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर मिसकैरेज ना किया जाए, अबॉर्शन ना किया जाए, तो जो मदर है, जो वुमन है, उसी की लाइफ को खतरा है। इज एन, तो इस ब्रैकेट को अगर अपन छोड़ दें, कॉजिंग मिसकैरेज इज ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, अपने आप में ही अपराध है तो, ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended to be caused to the woman। किसी भी तरह का हार्म जो कि वुमन को कॉज किया जाएगा वो सब उसकी अपराध की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो मिसकैरेज है वो अपने आप में ही एक ऑफेंस है। Therefore it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act। तो वो जो एक्ट है वो जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये था सेक्शन 91। आई होप क्लियर समझ में आया होगा आपको। सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसर्न। अब सिचुएशन देखिए, सेक्शन 87, 88 और 89 में जो भी एक्ट्स किए गए थे, क्योंकि वो विद कंसेंट किए थे इसलिए उसमें बेनिफिट मिल गया था जनरल एक्सेप्शन का। सेक्शन 92 में जो एक्ट किया जा रहा है वो तो विदाउट कंसेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। कब? अगर वो एक्ट इन गुड फेथ किया गया है। विदाउट कंसेंट है जिस पर्सन के साथ एक्ट किया जा रहा है, लेकिन रॉन्ग इंटेंशन से नहीं है, गुड फेथ में किया जा रहा है। देखें क्या लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस by reason of any harm which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith। तो nothing is an offense for whose benefit it is done in good faith। तो जहां पे गुड फेथ में कोई एक्ट किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पर्सन है, उसका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी तरह से इंसेन कंडीशन में है, पूरी तरह से उसको अनकॉन्शियस कंडीशन स्टेज पे है। उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है, कोई उसका नियर रिलेटिव नहीं है वहां पे, और डॉक्टर को इमीडिएटली ऑपरेशन कंडक्ट करना ही करना है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन डॉक्टर को नजर आ रहा है कि इसके इतनी गहरी चोट लगी है हाथ में कि इसका हाथ हमें काटना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको बचाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके हाथ में जो चोट है उसकी वजह से पूरी बॉडी में पॉइजन फैल सकता है और इसका हाथ काटना जरूरी है। कंसेंट देने वाला कोई नहीं, ना वो पर्सन खुद कंसेंट दे सकता है बिकॉज अनकॉन्शियस है, ना उसका कोई नियर रिलेटिव वहां पे अवेलेबल है। अब डॉक्टर क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? द डॉक्टर इज बाउंड टू डिटर दैट हैंड फ्रॉम दैट पर्सन्स बॉडी। और ऐसी सिचुएशन में क्या उस डॉक्टर के ऊपर किसी तरह की कोई ऑफेंस का, किसी तरह का पनिशमेंट का चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन ने जो किया, डॉक्टर ने जो किया, वो उस पर्सन की जान बचाने के लिए किया है, गुड फेथ में किया है, जिसके साथ हार्म कॉज किया है उसी के बेनिफिट के लिए किया है। तो वो सेक्शन 92 में कवर हो जाता है। विदाउट कंसेंट था फिर भी उसको बेनिफिट मिलेगा, इवन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent। अब circumstances ऐसी हैं कि consent लेना possible ही नहीं है, और if that person is incapable of giving consent,
या फिर वो पर्सन कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है, एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन्स इन लॉफुल चार्ज, और उसका वहां पे कोई गार्जियन और लॉफुल गार्जियन या अदर कोई केयर टेकर भी अवेलेबल नहीं है, ऑफ whom from whom it is possible to obtain the consent in time for the thing to be done with benefit, provided that, यहाँ पे एक नहीं बल्कि टोटल 4 कंडीशंस ऐसी दी हैं जो कि प्रोवाइजो में आती हैं। सबसे पहली बात कि जब कुछ ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, द एक्ट हैज बीन डन विदाउट कंसेंट, द एक्ट हैज बीन डन इन गुड फेथ, द एक्ट हैज बीन डन टू for the person's benefit, the act has been done to harm the person but for his own benefit, and the fourth ingredient is the act has been done in such a circumstances that is the person is unable to give his consent and no near guardian or lawful person was available there to give the consent। लेकिन उसमें कुछ exceptions दे रखे हैं, प्रोवाइजो दे रखे हैं, 4 प्रोवाइजो हैं, that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death। अगर कोई पर्सन इंटेंशनल डेथ कॉज कर रहा है या इंटेंशनल डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट कर रहा है, इस चीज के ऊपर सेक्शन 92 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंडली, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it, यानी कि जो पर्सन करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने कहा था उसमें, फॉर इंस्टेंस डॉक्टर knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or the causing of any grievous disease or infirmity। कोई भी ऐसा एक्ट, उसमें भी उसको इस सेक्शन 92 का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा जो एक्ट वो करने वाला व्यक्ति जानता है, खुद जानता है कि ये डेथ कॉज हो सकती है इससे, लेकिन साथ में बात यह है कि वो डेथ कॉज करने वाली सिचुएशन ऐसे वाले में नहीं होनी चाहिए जहां उसकी डेथ बचाने के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन को जब लाया गया तो वो बहुत बुरी कंडीशन में, एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी कंडीशन में, अब उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो भी डेथ होनी है, और ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी डेथ के चांसेस हैं। तो अब मान लीजिए डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि डेथ तो वैसे भी कॉज होनी थी उसकी, और जो उसका ऑपरेशन किया जा रहा है वो उसी के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है कि उसमें बचने के चांसेस हैं इस हिसाब से। Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntary causing hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt। किसी पर्सन को उसकी जान या फिर चोट, उसकी लाइफ या फिर उसकी चोट से बचाने के लिए किया गया एक्ट, वो तो पूरी तरह से 92 का बेनिफिट उसे मिल जाएगा। बाकी किसी पर्पस से वॉलंटरी किसी को हर्ट कॉज कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सेक्शन 92 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 ही कंडीशन में सेक्शन 92 का बेनिफिट मिलेगा कि जो एक्ट किया गया है चाहे वो विदाउट कंसेंट भी था, लेकिन वो जिस पर्सन के साथ किया गया उस पर्सन को उसकी डेथ से बचाने के लिए या फिर किसी बड़ी चोट से बचाने के लिए अगर किया गया है तो फिर एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। एंड फोर्थली, द प्रोवाइजो नंबर 4 here given is that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend। तो किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस पे इस जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट एक्सटेंड नहीं होता है। तो कौन से वाले पे नहीं होता है? जहां पे वॉलंटरी डेथ कॉज की जा रही है, वॉलंटरी हर्ट कॉज किया जा रहा है, जहां पे अगर पर्सन का इंटेंशनल डेथ कॉज किया जा रहा है या फिर अटेम्प्ट टू डेथ कॉज किया जाए, इन जिन चीजों के ऊपर इस सेक्शन का जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट एक्सटेंड नहीं होता है, ऐसे एक्ट के अबेटमेंट के लिए, ऐसे एक्ट के दुष्प्रेरण के लिए भी इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अबेटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये थे इसके कुछ जनरल एक्सेप्शन के प्रोवाइजो। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या दे रखे हैं हमें? इलस्ट्रेशंस भी मैंने जैसे कि बताया आईपीसी और एविडेंस एक्ट से तो इलस्ट्रेशन एज इट इज उठ के आते हैं वर्ड टू वर्ड,
Z is thrown from his house. Z को उसके घर से फेंक दिया गया. And is insensible. सर Z is thrown from his horse and is insensible. A surgeon finds that Z requires to be trepaned, A not intending Z's death. तो अब Z कौन, A कौन है? A एक सर्जन है जिसे पता है कि इसके साथ में अभी ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन ए का इंटेंशन जेड की डेथ कॉज करना नहीं है, बट इन गुड फेथ ऑफ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स द ट्रिपन बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ. जेड अपने बेनिफिट के लिए कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही ए ने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया. नाउ वॉट एवर हैव बीन डन विद द गुड intention in the good faith by A, so A has committed no offense. तो कुछ भी ऐसा किया जाता है जो इन सर्कमस्टांसेस में हो. कौन सी सर्कमस्टांसेस? जहां पे जिस पर्सन के साथ वो किया जा रहा है ना तो वो खुद अपनी कंसेंट दे सकता है, ना ही उसका कोई नियर रिलेटिव वहां पे अवेलेबल है जो अपनी कंसेंट दे सके. तो फिर गुड फेथ में अगर एक्ट किया गया है देन दैट पर्सन कॉजिंग द एक्ट विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 92. एक और एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन यहाँ पे है. Z is carried off by a tiger. उठा के ले गया टाइगर. A fires at tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z. ये इलस्ट्रेशन कई बार आ चुका है एग्जाम्स में. तो अब A ने क्या किया? गोली चलाई और उसे पता है ये मैं जो गोली चला रहा हूं ये शेर को लगेगी, टाइगर को लगती है तो Z बच जाएगा, लेकिन हो सकता है ये गोली जेड को भी लग जाए तो जेड की भी डेथ हो सकती है. दोनों चार पूरी प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि दोनों में से किसी को भी गोली लग सकती है. बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, लेकिन जेड को किल करना ए का इंटेंशन नहीं है. ए का इंटेंशन क्या है? ए इज डूइंग द थिंग इन द गुड फेथ कि ये गोली टाइगर को लगे जिससे कि जेड की जान बच सके. एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट, जेड के बेनिफिट के लिए कर रहा है वो जो भी कर रहा है. एज ball gives Z a mortal wound, A has committed no offense. अब A ने जो किया उससे Z को काफी गहरी चोट भी लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी A के ऊपर कोई ऑफेंसिव चार्ज नहीं होंगे बिकॉज A ने जो किया वो गुड फेथ में किया, कंसेंट लेने का वहां पे मौका ही नहीं था और जो किया वो Z के बेनिफिट के लिए किया. तो इसलिए यहाँ पे उसको सेक्शन 92 का जनरल बेनिफिट का, जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 93 की तरफ. सेक्शन 93 सेज कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. अब ये कौन से कम्युनिकेशन की बात कर रहा है? ये नॉर्मली किसी भी पर्सन को अगर कुछ ऐसा कहा जाए जो उसे कोई सदमा दे सकता है, जो आघात लगा सकता है, जो उसे शॉक में ले दे सकता है और शॉक में आके हो सकता है इमिडिएटली ज़्यादा गहरे सदमे से पर्सन की डेथ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है. तो ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा संप्रेषण ये भी ऑफेंस नहीं काउंट होगा. और नॉर्मली यहाँ पे भी फिर डॉक्टर की बात आती है कि डॉक्टर एक पेशेंट आया है उसके लिए वो बोल रहा है कि देखिए ये आपका जो पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, हम जो भी कर रहे हैं इसके लिए बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेथ हो सकती है, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है. अब ये बात कह देना तो ऐसा तो नहीं कि ना पर्सन का वो डॉक्टर जो उसका बैड इंटेंशन है, डॉक्टर तो गुड इंटेंशन में कह रहा है जिससे कि वो लोग उसको सीरियसली लें. या फिर कोई पर्सन है, उस पर्सन को कोविड पॉजिटिव पाया गया. अब कोविड पॉजिटिव अगर पर्सन को हो जाता है और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट करा के और बताता है भाई आपको तो कोविड पॉजिटिव है, तो बताना ही पड़ेगा, मजबूरी है. और ये बात सुनते ही वो एकदम से घबरा के इंसान की डेथ हो जाती है, अरे मुझे तो कोरोना हो गया, ये सुनते ही पर्सन की डेथ होगी. तो क्या डॉक्टर के ऊपर ऐसा कोई चार्ज लगेगा कि आपने इसको ये बात क्यों बोली कि डर के इसकी डेथ हो गई? नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये बात वो बताए. और यही एक वजह है जब कोई क्रॉनिक डिजीज होती है ना, क्रॉनिक डिजीज में 99.99% टाइम्स डॉक्टर ये बात जान जाता है कि ये पर्सन की अब लाइफ कितनी बची है या नहीं बची है, लेकिन वो उस पेशेंट को या फिर उसके रिलेटिव्स को ये बात कहता नहीं है. हालांकि कह देना चाहिए, अगर कह दें तो शायद कोई बात कहनी सुननी हो उस पर्सन से तो हो जाए, पर खैर.
तो वो, लेकिन अगर वो कह देते हैं तो ऐसे में कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 93 का। देखिए क्या लिखा है, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person। अगर पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर वो कम्युनिकेशन किया गया है तो उसके लिए डॉक्टर को लाइबल नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 94 देखते हैं क्या है, क्योंकि इलस्ट्रेशन जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। सेक्शन 94 कहता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। कोई भी ऐसा एक्ट जिससे पर्सन को थ्रेट मिल रही है, ऐसा कोई एक्ट है, ठीक है। acts to which a person is compelled by threat, except murder and offenses against the state, punishable with death. Nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats. अगर किसी पर्सन को ये धमकी दी जाती है कि आप ये एक्ट करो नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे, आपके किसी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाएंगे, आपके साथ और कोई ऐसा एक्ट कर सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो, ऐसी अगर कोई थ्रेट दी जाती है और तब वो पर्सन अगर वो काम करता है तो वो उसे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें भी एक कंस्ट्रेंट डाल दिया है कि उसने जो एक्ट्स किए हैं वो एक्ट मर्डर नहीं होना चाहिए किसी का एक तो मर्डर नहीं होना चाहिए, और या फिर कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जो कि आईपीसी में पनिशेबल विद डेथ है। कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो आईपीसी में पनिशेबल विद डेथ है, वो वाला ऑफेंस को छोड़ के दूसरा कोई ऑफेंस अगर किया जाता है अंडर द थ्रेट तो उसे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आगे और क्या लिखा है इसमें, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो एक्ट किया जा रहा है, रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट instant death to that person will otherwise be the consequence। एक और यहाँ पे कंडीशन डाल दी क्या, कि जो थ्रेट दी जा रही है वो थ्रेट किस तरह की है। वो थ्रेट ये है कि आप ये काम करो नहीं तो इमीडिएटली आपको गोली मार देंगे, इंस्टेंट डेथ, अभी के अभी, है ना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन ने आपको फोन करके कहा कि अभी मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप ये काम करके रखना नहीं तो मैं आपको आके मार दूंगा। उसके पास तो समय है आराम से पुलिस के पास जाके हेल्प लेने का, ठीक है। या फिर उसको कह रहे हैं कि आप ये काम करो नहीं तो मैं आपको है ना थप्पड़ मारूंगा, आपको डंडे से मारूंगा, वो सब नहीं। उससे थप्पड़ मारने से कोई जान थोड़ी ना जा रही है। कंडीशन क्या दिए, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो एक्ट किया गया, रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन, इस तरह की उसके मन में एप्रीहेंशन है, इस तरह की संभावना है, दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस, उस पर्सन की इंस्टेंट डेथ, उसी समय डेथ कॉज कर दी जाएगी। प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग एक्ट, provided the person doing act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he become the subject to such constraint। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पर्सन के ऊपर खुद की डेथ का पूरी तरह से एप्रीहेंशन है और इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन है, ऐसी सिचुएशन में अगर वो कोई भी एक्ट करता है जो एक्ट न तो किसी अदर पर्सन का मर्डर है न ही कोई अदर ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ का है। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन लें कि कोई डाकू डकैतों की गैंग है और वो पर्सन के सिर पे बंदूक रखती है कि भाई आप इस ताले को तोड़ो वरना हम आपको गोली मार देंगे, और फिर वो उस ताले को तोड़ देता है, तो उसको बेनिफिट मिले, क्योंकि ताला तोड़ना, रॉबरी करना, थेफ्ट करना, ये पनिशेबल विद डेथ तो नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उसको कहा जाता है कि आप ये मिस्टर एक्स को गोली मारो नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, तो फिर नहीं मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट, क्योंकि किसी की डेथ कॉज करने पे, किसी का मर्डर कॉज करने में 94 का एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, उनको भी हमें देखना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड or by reason of a threat of being beaten
joins a gang of dacoits. एक ऐसा पर्सन जो अपनी इच्छा से, अपनी खुद की विल से, अपनी इच्छा से अगर किसी डेकॉइट्स के साथ में गैंग में ज्वाइन हो गया है, या फिर इस वजह से कि अगर मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो ये मुझे मारेंगे पीटेंगे, नोइंग देयर कैरेक्टर, और ये बात भी वो जानता है कि ये तो डेकॉइट्स हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू कमिट अ डेकॉइट्री समवेयर, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो क्या सिचुएशन सारी कि पहली बात, वो पर्सन उनके साथ में अपनी इच्छा से ज्वाइन ना हुआ हो, दूसरी बात उसको सिर्फ मार पीट के डर हो, इस बात से ज्वाइन ना हुआ हो, अपनी जान जाने का अगर उसको है, डेथ कॉज होने का अगर उसको है खतरा, तो ही वो अगर वो काम कर रहा है तो बेनिफिट मिलेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। तो कोई भी ऐसा एक्ट वो करता है जो कि लॉ में ऑफेंसिव है, पनिशेबल है, तो उसका बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। कब? अगर उसने अपनी इच्छा से उन्हें ज्वाइन किया है और सिर्फ मार पीट के डर से अगर ज्वाइन किया है, अपनी डेथ के डर से नहीं किया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है, ए, जस्ट होल्ड ऑन, सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहता है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकॉइट्स, एक डकैतों की गैंग ने एक पर्सन को कब्जे में ले लिया, एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि उसको जान से मारने का डर दिखाया, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए जो कि लॉ में पनिशेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder it। तो यानी कि जैसे कोई जो ताला चाबी वगैरह बनाने वाला है या इस तरह का कोई लोहार है, उस लोहार को कहा कि भाई ये दरवाजा तुम तोड़ो और हमें अंदर घुसना है, इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तो उसे इस बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डकैतों की गैंग ने उसको जबरदस्ती अपने बंदी बना लिया है और उसको डेथ कॉज करने की थ्रेट भी दी थी कि या तो आप इस ताले को तोड़ो, नहीं तो हम आपकी डेथ कॉज कर देंगे। तो उसको वहां पे बेनिफिट मिलेगा जनरल एक्सेप्शन का। ठीक है, ये था सेक्शन 94। तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सेक्शन 90, वैसे सेक्शन 95 में मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा सा है। सेक्शन 95 बात कर रहा है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म की, क्योंकि 96 से फिर क्या प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 95 बात कर रहा है स्लाइट हार्म की, जिसमें जिसे हम ट्रिफलिंग एक्ट्स कह सकते हैं। बहुत ही छोटा हार्म अगर कोई कॉज करने के लिए कोई करने का कोई एक्ट किया गया है। अब तो ऐसे में क्या है कि स्कूल है, स्कूल में दो बच्चे आपस में लड़ लिए, एक ने दूसरे को धक्का दे दिया, अब इस बात के लिए कोई कोर्ट में केस तो नहीं चलाएंगे, बहुत छोटा सा एक्ट था। या बस में जा रहे थे, बस में एक पर्सन ने दूसरे को धक्का दे दिया, छोटा सा एक्ट है, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो अब तो ये बात है सेक्शन 95 की, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such offense, of such harm। इतना छोटा ऑफेंस है कि एक नॉर्मल टेम्पर वाला जो पर्सन है, सही विवेक रखने वाला जो व्यक्ति है, वो ऐसे ऑफेंस को कंसिडर भी नहीं करेगा। वह ठीक है, हो गया जो हो गया। ठीक है, आप बस में किसी से उतर रहे हैं, उतरते उतरते आपके पैर से किसी को थोड़े सा टक्कर लग गई, अब इस चीज के लिए क्या कोर्ट में जाके लड़ेंगे कि इसने मुझे पैर से टक्कर मार दी? ठीक है, वो भीड़ थी, भीड़ में हो जाता नॉर्मल है। तो बहुत छोटा स्लाइट हार्म करने वाला अगर कोई एक्ट है, तो ऐसे एक्ट्स में जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाता है। द लॉ डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रिफल एक्ट्स। ट्रिफल का मतलब होता है बहुत ही छोटे। सो एक्ट द लॉ डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रिफल एक्ट्स, ट्रिफलिंग एक्ट्स। तो ये था सेक्शन 95 तक का। तो आई होप ये सभी सेक्शंस आपको अच्छे से माइंड में समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और शाम को हम मिलेंगे अपनी सीआरपीसी क्लास के लिए सही 10 बजे।